इमरान खान ने पंजाब का छीना गया तख्त फिर से हासिल कर लिया, जिसकी मुखालिफिन को बहुत ज़्यादा तकलीफ है और होनी भी थी। इमरान खान ने कौन सा उस कुर्सी पर बैठकर कोई आइन तोड़ा, लेकिन उनके हरीफों के सीने में ऐसे आग लग गई, ऐसी आग जो बुझने का नाम नहीं ले रही। ये आपने सोच भी कैसे लिया? आपके घर वाले आपकी नहीं सुनते, कौम आपकी सुनेगी। अगर कौम आपकी सुनती तो आप इस वक्त मिनिस्टर इनक्लेव में ना बैठे होते, जिसके लिए आप अब तक हाथ पांव मार रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज दिन तक आरिफ नकवी साहब को क्यों नहीं खुद कांटेक्ट किया? मतलब इससे बड़ा कोई हंसने वाली इन्वेस्टिगेशन हो सकती है कि जो मेन प्रिंसिपल बंदा है उसकी स्टेटमेंट भी नहीं ली गई। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। इमरान खान का दबंग खिताब, कप्तान की कुर्सी पर बैठने से मुखालिफिन बहुत ज़्यादा खौफजदा। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ आमने सामने। तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की टुकड़ों में मंजूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। अच्छा नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला कल सुनाने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा, जो अरकान निसार अहमद दुरानी और शाह महमूद जो जुतोई साहब हैं, उन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच है जो सुबह 10 बजे ये समाअत करेगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI के खिलाफ 2014 से ज़ेर समाअत ममनुआ फंडिंग केस का फैसला इस साल 21 जून को, आपको पता है कि जी, महफूज कर लिया था। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है, इसने PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। अब समाअत मुकम्मल होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि जी फ़रीक़ैन जो हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस मुकम्मल हो गया। हम ये चाहते हैं कि जी दूसरी जो सियासी जमातें हैं उनके केसेस भी ख़त्म हो जाएँ। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा था कि जी ज़रूरत पड़ी तो जो फ़रीक़ैन है उनको दोबारा भी बुलाया जा सकता है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन वोटर का एतमाद बहाल और मुल्क को जमहूरी तौर पर मजबूत करना चाहता है। अच्छा, PTI के मुनहर बानी रुकन जो हैं अकबर एस बाबर, उन्होंने 2014 में मज़कूरा ये केस दायर किया था, जिसमें इल्ज़ाम क्या लगाया गया था कि जी गैर कानूनी गैर मुल्की फ़ंड्स में तकरीबन $30 लाख 2 ऑफशोर कंपनियों के ज़रिए इकट्ठे किए गए और ये रकम गैर कानूनी तरीके से जो मशरिक़ वस्ता से PTI मुलाजिमीन के अकाउंट्स में भेजी गई। अब देखते हैं कि कल इसका आखिर फ़ैसला क्या आता है। अगर हालात को मद्देनज़र रखा जाए तो मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने वज़ारत दाखिला को सिक्योरिटी के लिए ख़त लिखने का फ़ैसला किया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने का कहा गया है। अच्छा, नून लीग इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर डालकर तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला सुनाने का शोर मचाती रही है और लगता यह है कि नून लीग का दबाव काम कर गया। फ़ैसला जो मर्जी आए, लेकिन इसके मुल्क की सियासत पर बड़े असरात हो सकते हैं। अब लग ये रहा है कि एक बार फिर PTI को घेरने की कोशिशें हो रही हैं। अच्छा, दूसरी जानिब इमरान खान मुसलसल अवामी हकूक़ के लिए जहाद करते चले आ रहे हैं और इस जहाद में उनको खातिर ख्वाह कामयाबियाँ भी मिल रही हैं जो कि सबको नज़र आ रही हैं। जैसे कि अभी हाल ही में इमरान खान ने पंजाब का छीना गया तख्त फिर से हासिल कर लिया, जिसकी मुखालिफिन को बहुत ज़्यादा तकलीफ है और होनी भी थी। और इससे भी ज़्यादा तकलीफ उन्हें उस वक्त हुई जब परवेज़ इलाही और मोनस इलाही ने इमरान खान को इज़्ज़त के तौर पर वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठा दिया। फिर क्या था जी, मुखालिफिन को तो जैसे आग लग गई, क्योंकि इमरान खान वज़ीर आला की कुर्सी पे बैठे थे, जो उनके नाक़दीन को हज़म कैसे होना था, नहीं हुआ हज़म। उन्होंने फिर से सियासी कै करना शुरू कर दी। अब मामला ये हुआ है कि जी पंजाब असम्बली में अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून ने सूबाई असम्बली में एक करारदाद जमा करवाई है, जिसमें इमरान खान से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया। अब मुझे समझ नहीं आती कि इमरान खान सिर्फ कुर्सी पर बैठे तो इसके खिलाफ मुखालिफिन ने डायरेक्ट करारदादी जमा करवा दी। इमरान खान ने कौन सा उस कुर्सी पर बैठकर कोई आइन तोड़ा, कोई कानून शिकनी की, लेकिन उनके हरीफों के सीने में ऐसे आग लग गई, ऐसी आग जो बुझने का नाम नहीं ले रही। अब मैं सोच रही हूँ, नाज़रीन ज़रा आप भी सोचिएगा कि इमरान खान वज़ीर आला की कुर्सी पर सिर्फ बैठे तो उनके मुखालिफिन का क्या हाल हो गया। जब यही इमरान खान साहब कप्तान दोबारा वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठेंगे तो फिर इन लोगों की हालत कैसी होगी, ज़रा सोचें। मेरा सवाल ये कि मरियम नवाज़ ज़मानत पर है ना, वो किस हैसियत से सरकारी प्रोटोकॉल में इंतखाबी मुहिम चलाती रही,
किसी ने सवाल पूछा उनसे? क्या किसी ने उनके खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई? मरियम साहिबा पीएम ऑफिस में इजलासों की सदारत करती रही, मीडिया सेल चलाती रही। क्या ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं थी? चूंकि मरियम ने की तो खिलाफ वर्जी नहीं थी, लेकिन इनसे किसी ने सवाल तक नहीं पूछा और ना ही इनके खिलाफ किसी ने करारदाद मंजूर कराई। इमरान खान वजीर आला की कुर्सी पे बैठे और उन्हें परवेज इलाई मुनसलाई ने इज्जत दी तो जी तूफान उठा दिया गया। इसमें गलत क्या है? गलत इसमें है क्या? सच ये है, हकीकत ये है कि इमरान खान के हरीफों की सियासत इस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। यहां तक कि शबमत विफाक तक सुकड़ कर रह गई है और यही परेशानी, यही फिक्र इन्हें खाए चले जा रही है और हर तरफ इमरान खान इमरान खान इमरान खान की सदाएं बुलंद हो रही हैं। आज इमरान खान ने पीटीआई के नेशनल काउंसिल के इजलास से खिताब किया, अपने हरीफों के कमज़ोर होने, उनकी करप्शन पर खुलकर बात की। ज़रा सुनिएगा खान साहब जी, सुना अपने खान साहब को वो किस तरह से अपने मुखालिफिन की करप्शन पर खुलकर बात कर रहे थे। ये सवाल उठा रहे थे, क्या इन लोगों को मुल्क पर हुक्मरानी करने का हक है जिनका जीना मरना पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर? अब जैसे कि इमरान खान जल्द इलेक्शन चाहते हैं और दूसरी जानिब नवाज शरीफ भी जल्द इलेक्शन के ख्वाहिशमंद है, क्योंकि नवाज शरीफ ये बात अच्छे से जानते हैं कि शहबाज शरीफ ने हुकूमत लेकर बहुत बड़ी गलत हरकत की और इसका खमियाजा अब सिर्फ नून लीग को भुगतना पड़ रहा है। और वैसे भी नून मीम और शीन की लड़ाई अब भी ख़त्म नहीं हुई, आपको पता है, अब तो और खुल के सामने आ गई ये चीज़ें। मरीम नवाज जलसों में इमरान खान के साथ शहबाज शरीफ को खुलकर तनकीद का निशाना बनाती रही। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद शरीफ ख़ानदान की जो अंदरूनी लड़ाई है उसके किस्से कहानियाँ ज़्यादा मंजरेआम पर खुलकर आने लगे और नून लीग की सफ़ों में ये आवाज़ भी उठती सुनाई देने लगी कि जी जो मुफाहमत है उसकी पॉलिसी ने नून लीग को शायद बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। अब ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है ये मुफाहमत की बातें कौन करता है और कौन करता रहा है। जाहिर है शहबाज शरीफ साहब करते रहे ना, वही वो वाहिद शख्स हैं जो पार्टी पॉलिसी के बयानिए के मुतजाद चलते रहे और मुफाहमत की बात करते रहे। और नवाज शरीफ उनकी मुफाहमती नज़रिए से ज़र्रा बराबर भी इतफाक़ नहीं करते और यही वजह है कि एक बार फिर नून लीग ने अपने बयानिए में बड़ी तब्दीली करते हुए इदारों की जानिब अपनी तनकीदी तोपों का रुख कर दिया और मौलाना फजलुर रहमान साहब नवाज शरीफ पर तनकीद करना शुरू हो गए हैं। शरीफ के बदलते जो मूड है उसको देखकर मौलाना साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि नवाज शरीफ नए इंतखाबात चाहते हैं और नवाज शरीफ साहब साफ साफ कह चुके हैं कि वो पहले दिन से हुकूमत लेने के खिलाफ थे, जिस पर मौलाना साहब नवाज शरीफ को जवाब दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ज़रा मौलाना की ज़बानी सुनिएगा। सुना अपने मौलाना साहब को, वो अब तगड़ी हुकूमत की फरमाइश कर रहे हैं। मौलाना साहब तगड़ी हुकूमत की फरमाइश कर रहे हैं और साथ ये भी कह रहे हैं कि जी इमरान खान को लोग मुस्तरद करें। मौलाना साहब पहली बात ये कि आपके कहने पर लोग इमरान खान को मुस्तरद क्यों करेंगे, ये आपने सोच भी कैसे लिया? आपके घर वाले आपकी नहीं सुनते, कौम आपकी सुनेगी। अगर कौम आपकी सुनती तो आप इस वक्त मिनिस्टर इनक्लेव में ना बैठे होते, जिसके लिए आप अब तक हाथ पांव मार रहे हैं और बस मारते चले जा रहे हैं। मतलब कहाँ से आ जाता है मौलाना साहब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कि आपके कहने पे कौम इमरान खान को मुस्तरद कर देगी? हद है ना, मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंस है। और मौलाना साहब तगड़ी हुकूमत बनाना चाहते हैं तो आप बनाएंगे तगड़ी हुकूमत या आपकी जमात बनाएगी? आप एक कुर्सी तो जीत नहीं सके, ख्वाब आप बड़े बड़े देख रहे हैं, आप मखलूत हुकूमत ही बना सकते थे और उसमें भी अफसोस के साथ कहूँगी कि आपको साइड लाइन कर दिया जाता। और अब भी आपको साइड लाइन, जिसको हमारे पंजाब में कहते हैं खुड्डे लाइन लगा देना, आपको बाकायदा खुड्डे लाइन लगा दिया गया। अब जारी बात, उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसका गुस्सा आपने किसी पर तो निकालना है। अब आपका जो गुस्सा है मौलाना साहब, अब आप निकाल रहे हैं नवाज शरीफ साहब पे। अब मौलाना नवाज शरीफ के जल्द इलेक्शन और नवाज शरीफ की हुकूमत ना लेने के बयान पर जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं मौलाना साहब कि जी अदम एतमाद से पहले पीडीएम के एलामिये में नवाज शरीफ की मर्जी शामिल थी। यानी मौलाना साहब सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि नवाज शरीफ उस वक्त इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने के हक में थे और अब मुसीबत को देखते हुए नवाज शरीफ ने यू टर्न ले लिया। मौलाना साहब ये कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि तब नवाज शरीफ साहब चाहते थे, उनकी मर्जी शामिल थी, अब चूंकि मसाइल ऐसे हैं, मुसीबत को देख रहे हैं या हैंडल नहीं हो रहा है, तो फिर वो यू टर्न ले रहे हैं। यानी अब अपने गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन मौलाना साहब नवाज शरीफ साहब पे निकाल रहे हैं। अब इससे साफ साफ नज़र आ रहा है कि मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब तो
एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। अब ऐसे में मेरा मौलाना साहब आपसे एक सवाल है कि आप लोग खुद अगर आपस में लड़ते रहते हैं, फिर ऊपर से आप लोग तगड़ी हुकूमत की ख्वाहिश रखते हैं और फिर साथ आप कौम से मुतालिबा करते हैं कि कौम इमरान खान को मुस्तरद कर दे आपके कहने पे, कैसे कर लेते हैं आप मौलाना साहब ये सब कुछ? अब मौलाना नवाज शरीफ के जल्द इलेक्शन की जो तजवीज़ है उस पर संजीदगी से गौर करने पर मजबूर हो गए हैं। अच्छा, इसका क्रेडिट भी वैसे इमरान खान को जाता है, जिन्होंने अपने मुखालिफिन को कहने के घुटनों के बल गिरा दिया, घुटनों के बल। और इमरान खान ने भी इस बात का जिक्र किया कि जी आइंदा 6 से 8 हफ्तों में जो आम इंतखाबात हैं उनका ऐलान हो सकता है। अच्छा, इस हवाले से फवाद चौधरी कहते हैं कि जी हमारी जो जिद्दोजहद है उसका एक हिस्सा मुकम्मल हो गया, दूसरा हिस्सा जल्द मुकम्मल होगा और अगले 6 हफ्ते के अंदर नए इंतखाबात का फैसला हो जाएगा। अच्छा, एक फैसला नून कर बैठी है, वो क्या कि जी स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब दुरुस्त तरीके से नहीं हुआ। इस हवाले से अता ताड़ड़ और मलिक अहमद खान खूब रोना रो रहे हैं, ज़रा सुनिएगा, देखिएगा। अच्छा, सुना आपने लीगी रहनुमाओं को, मुझे ये समझ नहीं आता, देखने वाले नाजरीन सेकंड करेंगे मेरी बात को, अग्री करेंगे मुझसे, आपको भी किन्हीं पे समझ नहीं आ रहा होगा कि ये हर चीज़ में रोना धोना क्यों शुरू हो जाते हैं। अब ये तो बच्चे को नज़र आ रहा था कि स्पीकर पंजाब का इलेक्शन तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने ही जीतना है, क्योंकि अक्सरियत इन्हीं 2 जमातों के पास थी। लेकिन इसके बावजूद ये अता ताड़ड़, मलिक अहमद खान का शोर मचाना यकीन जानिए समझ से बाहर है, समझ से बालातर है। नून लीग कब हार को कबूल करेगी बड़े दिल के साथ? कब शिकस्त को दिल से तस्लीम करना शुरू करेगी? कब मेचोरिटी का प्रैक्टिकली मुजाहिरा करना शुरू करेगी ये नून लीग के रहनुमाओं को क्यों लगता है कि हर सियासी मुकाबले में सिर्फ इन्हीं की फतह होनी चाहिए और अगर इनकी फतह नहीं है तो जी वो तो गलत हो गया, वो तो दुरुस्त है ही नहीं, वो तो इंसाफ ही नहीं है, यानी अगर हम नहीं जीते तो फिर हम खेल ही नहीं रहे। अजीबोगरीब सी सिचुएशन है इनकी। अच्छा, पंजाब नून लीग के हाथों से निकल चुका है, ये बात नून लीग जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा हो जाएगा। यहाँ नून लीग ने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हर नाजायज़ तरीके से अपनी हुकूमत को बचाना चाहा, लेकिन तमाम तर हरबों के बावजूद नून नाम नेहाद हुकूमत को बचा नहीं सकी। हकीकत है, जितनी जल्दी मान ले नून लीग अच्छा होगा इनके लिए भी। अब विफाक में भी खतरा देखकर तहरीक इंसाफ के जो 11 अरकान हैं उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए, यानी बुकलाहट में ऐसी हरकतें की जा रही है इनकी जानिब से कि बाकायदा इनकी बुकलाहट, इनकी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। अच्छा, असद उमर साहब इस हवाले से कुछ कह रहे हैं, उनका क्लिप जरा चलाइएगा टीम। असद उमर को कह रहे हैं कि जी मर्जी के इस्तीफ़े मंजूर करना गैर कानूनी अमल है, ये गैर कानूनी काम पहली बार नहीं किया गया, इस्तीफ़े इसलिए दिए गए थे कि कौम के सामने खुलकर साजिश आ जाए। अच्छा, असद उमर ने इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद की और तो और अब इमरान खान ने जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के बाहर पुरअमन एहतजाज करने का ऐलान भी किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के एहतजाज से पहले ही ममनुआ फंडिंग का फैसला सुनाने जा रहा है। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने कितने माह पहले कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए, लेकिन शहबाज हुकूमत को अब ये इस्तीफे कबूल करने याद आ गए और सिर्फ 11 पीटीआई मेंबरान के इस्तीफे कबूल किए गए। अच्छा, अभी खबर है कि जी तहरीक इंसाफ के कुछ और मेंबरान के भी इस्तीफे कबूल किए जाएंगे, जिनमें मकसूदें भी शामिल होंगी। यानी शहबाज हुकूमत सिर्फ अपनी हुकूमत की कश्ती संभालना चाहती है, इसको मुल्क की मईशत की कश्ती बचाने की ज़र्रा बराबर भी फिक्र नहीं है। अच्छा, मिफ्ता साहब वो तो मुल्क की मईशत बचाने का सफ़ेद झूठ बोले चले जा रहे हैं, बड़े एतमाद के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। ज़रा सुनिएगा। सुना आपने, मिफ्ता इस्माइल साहब जो बड़ी ढिठाई के साथ, बड़े ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि जिन्होंने डूबती मईशत को बचा लिया। इसको कहते हैं चिट्टा झूठ, सफ़ेद झूठ। और अवाम इनके झूठ सुन सुन के तंग आ गई और अवाम सिर्फ इनसे एक ही बात कह रही कि बस करें या मजाक कौम के, अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पीडीएम अगले इंतखाबात को लेकर इख्तलाफात का शिकार है और ख़ुद नून लीग भी एक पेज पर नहीं नज़र आ रही। नवाज शरीफ साहब आपको पता है जी कि जल्द इंतखाबात चाहते हैं और शहबाज शरीफ साहब ये देख रहे हैं कि सियासी माहौल उनके लिए इस वक्त साजगार नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि इलेक्शन अगले बरस हों। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जो सियासी पोजीशन है वो आपको पता है कि इस वक्त बहुत मुस्तहकम है और इमरान खान साहब चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन हो जाएं।
इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी साहब। जुल्फी बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जुल्फी बुखारी साहब, ये जो खबरें आ रही हैं कि जी मुल्क में कबल इस वक्त इंतखाबात के लिए सियासी जमातों में बैकडोर राब्तों का आगाज़ हो गया, तो क्या इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान भी इस सिलसिले में कोई राब्ता हुआ है? नहीं जी, शायद उन पार्टीज़ का अपना हो रहा हो, लेकिन PTI का और बाकी पार्टियों का बिल्कुल नहीं है जब तक इलेक्शन की डेट अनाउंस ना हो। हमारा एक ही मौक़िफ़ था पहले दिन से कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो, फिर हम बैठने के लिए तैयार हैं सारी टेक्निकलिटीज़ इलेक्शंस की, लेकिन जब तक इलेक्शन की डेट तय ना हो तो कोई बैकडोर राब्ता नहीं होगा। अच्छा, ये जो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जी जो इलेक्शन हैं वो जल्दी हो जाएं, शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि लेट हो जाएं, यानी ये भी दोनों एक पेज पर नहीं है। और हम अक्सर जब ये सवाल उठाते थे कि शेख रशीद साहब कहते थे कि जी मुस्लिम लीग नून जो है, नून में से शीन निकलेगा, तो हमेशा डिनाई कर दिया जाता था कि जी नहीं, सब एक पेज पर हैं और ये इख्तलाफात या फूट की खबरें जो हैं ये शायद हमारे मुखालिफिन उड़ाते रहते हैं ताकि पार्टी को कमज़ोर किया जाए। लेकिन अब तो बाकायदा चीज़ें क्लियर होकर सामने आ रही हैं जुल्फी बुखारी साहब कि जो नून है और शीन है वो बिल्कुल अलग पेज पर है बहुत से मामलात में। देखिए, नून और शीन पहले दिन से एक पेज पे नहीं थे। जो उनकी आखिरी मीटिंग हुई है पंजाब गिरने के बाद और PTI की फतह के बाद, तो उस वक्त नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को तब भी बोला था कि बेटा मैंने तुम्हें बोला था कि हुकूमत ना लो, लेकिन जरदारी आसिफ अली जरदारी के हाथ खेल गया। नवाज शरीफ उस वक्त भी उसको कह रहा था कि ना करे। ऊपर से पार्टी के कई सीनियर मेंबर्स हैं ऐसे जो नहीं चाह रहे थे, कई कह रहे थे कि लें। वो बिल्कुल बटी हुई थी पार्टी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ज़ाहिरी बात है नवाज शरीफ के साथ मरियम सफदर और उनका जो छोटा मोटा ग्रुप है उसके अंदर, वो बिल्कुल साइडलाइन हो गए। शहबाज शरीफ ने हर किस्म की एक्सपेरिमेंट की, हर जगह से बंदों को जोड़ने की कोशिश की। नवाज शरीफ बार बार कहते रहे कि इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, गंदे हो गए, चला नहीं सकोगे मुल्क। देखें, एक बहुत अहम एक चीज़ है और ये आप एक फैक्चुअल चीज़ आपको बता रहा हूँ। नवाज शरीफ आए जी पहले दिन जब वो वज़ीर आज़म बने, पहले 3 दिन के अंदर उनको समझ नहीं आ रही थी कि वज़ीर आज़म का क्या काम है। वो जाके रोड्स इंस्पेक्ट करने शुरू हो गए। जब आप CM होते हैं तो आपका बड़ा भाई आपको PM होते हुए आपको फंड्स देता है, फेडरल आपको फंड्स देता है, CM आप होते हैं और आप वो फंड्स सूबे में इस्तेमाल करते हैं। इनको बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि अब फंड्स कैसे जमा करते हैं, मुल्क कैसे चलाते हैं। ये तो बतौर एक मेयर की हैसियत से कि बस रोड बना दी, कोई ट्रेन बना दी, ये कर दिए, ठेके दे दिए, ले लिए, तो इसलिए ये बड़े कंफ्यूज रहे। और अब ये वाज़ेह तौर पे सामने आ गया है कि एक तो है कि इनके बीच में डिफरेंसेस है, दूसरा इनको गवर्नमेंट चलाने की कोई एक्सपीरियंस नहीं, और पाकिस्तान का खुदा न खास्ता आप देख रहे हैं किस तरफ लेके जा रहे हैं, श्रीलंका की तरफ। ठीक है। अच्छा जुल्फी बुखारी साहब, जो PDM के सरवरा मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं वो एक बात कह रहे हैं और ये थोड़ा तजाद है, आपको क्या समझ आती है? वो कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की जी अदम एतमाद से पहले PDM के एलामिये में नवाज शरीफ की मर्जी भरपूर शामिल थी, लेकिन अब नवाज शरीफ की जानिब से हुकूमत छोड़ने की मशवरे की जो खबरें वो गर्दिश कर रही हैं, यानी पहले नवाज शरीफ साहब को जल्दी थी कि हुकूमत मिल जाए, बेशक शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाए, भाई वज़ीर आज़म बन जाए, नून लीग आ जाए हुकूमत में, और तब PDM जब बनी थी, इत्तेहाद बना था, PTI के खिलाफ था, बड़ी जल्दी थी। अब शायद नज़र आ रहा है कि एक इमरान खान साहब की मकबूलियत नज़र आ रही है अवाम में, तब शायद अंदाजे मुख्तलिफ थे, और एक दूसरा जो महंगाई के नाम पर जोर लगा के जी महंगाई से अवाम को छुटकारा दिलाएंगे, इमरान खान से छुटकारा दिलाएंगे तो महंगाई से छुटकारा मिलेगा। अब महंगाई भी कंट्रोल नहीं हो रही, मईशत की सूरत हाल भी आपके सामने, यानी इनको अब समझ आ गई कि हमसे नहीं हो रहा तो चेंज होगी राय। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर सच्ची मैं राय दूँ इसमें तो ये है कि मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ पहले दिन से नहीं तैयार थे हुकूमत लेने में। उनको उनकी आर्म ट्विस्टिंग और उनको मजबूर किया गया और एक ही लालच पे कि केसेस ड्रॉप हो जाएंगे और आप वापस आ सकेंगे। ये लालच जब बार बार उनके भाई ने उनको दी कि आप बेफिक्र हो जाएं, हम एक ही चीज़ पे काम करेंगे कि केसेस ड्रॉप होंगे और आप वापस आ सकेंगे, उसमें आई थिंक उनका फिर उनकी राय फिर बदली, उन्हें बोला ठीक है जल्दी से कर लो। दूसरी चीज़ जो थी कि उन्होंने उस वक्त किसी ने भी नहीं एस्टिमेट किया था या गैस किया होगा या कोई भी नहीं समझ सकता था कि PTI की और अवाम कैसे जाग जाएगी PTI के पीछे और PTI की ऐसी एक वेव आएगी।
वो समझते थे कि वो आ जाएंगे, मिफ्ता इस्माइल साहब कोई महंगाई पे काबू कर लेंगे, कुछ ना कुछ दे देंगे और जल्द से जल्द वो फिर चला सकेंगे। लेकिन उन्होंने एस्टिमेट ही नहीं किया कि अवाम उठ जाएगी। उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि डॉलर 250 टॉप जाएगा। बिल्कुल उनका अंदाज़ा गलत था। लेकिन मैं ये वाज़े तौर पे कहता हूँ, रीज़न एक ही था, लालच एक चीज़ की थी। इस दफ़ा करप्शन की लालच फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं लेती थी जैसे कि बाकी हुकूमतें इनकी लेती थी। इस दफ़ा फर्स्ट प्रायोरिटी इनके नैब के केसेस थे और इनकी जो नवाज शरीफ जो भागे हुए हैं कि उनको वापस लेके आ सकेंगे। लालच ये थी, लेकिन वो बिल्कुल मिस फायर हो गया और मिस कैलकुलेट हो गया उनसे। ठीक है। अच्छा, अब आप जैसे कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो पहले दिन से नहीं चाहते थे कि हुकूमत मिले, लेकिन अब जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि जी अदम एतमाद से पहले जो नवाज शरीफ साहब हैं वो चाहते थे, उनकी मर्जी पूरी शामिल थी पीडीएम के एलामिया में, यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब मिसगाइड कर रहे हैं, या अगर मैं आम अल्फाज में बात करूँ झूठ बोल रहे हैं? फजलुर रहमान ने कभी सच बोला है कि आप अभी हैरान है कि वो झूठ बोल रहे हैं? मतलब है कि इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। उनसे कभी सच बोला ही नहीं गया। कल उनसे कुछ और बोला जाएगा कि आप जाके पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे ये कह दें, वो जाके कह देंगे। उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि वो क्या है। ठीक है। अच्छा, ये जो ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज हुआ है, ये कल सुनाया जाएगा, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? देखें, इसमें दो चीज़ें। पहली बात तो ये है, और मैं आपके चैनल से ये वाज़े करना चाहता हूँ, अगर फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन समझता है कि उसमें कोई चीज़ कानून के मुताबिक नहीं हुई या रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक नहीं हुई, मेरा पहला सवाल इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन ने आज दिन तक आरिफ नकवी साहब को क्यों नहीं खुद कांटेक्ट किया? उनसे क्यों नहीं उनकी स्टेटमेंट ली? जब वो मेन बंदे हैं इस पूरे केस के अंदर, उन्होंने ही पैसे भेजे हैं शौकत खानम को, और वो एक पाकिस्तानी शहरी है, एक पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन रह चुके हैं, उनके ऊपर किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज, मतलब एक आइकॉन थे पाकिस्तान के। तो सारे ये चीज़ें के बावजूद भी उन्होंने कभी भी किसी इदारे ने उनको कांटेक्ट नहीं किया। क्यों? मतलब इससे बड़ा कोई हंसने वाली इन्वेस्टिगेशन हो सकती है कि जो मेन प्रिंसिपल बंदा है उसकी स्टेटमेंट भी नहीं ली गई और इंफॉर्मेशन ली जा रही है बाहर के आर्टिकल्स और ये और वो फलाना, और सबको पता है कि लाइक बड़े ऑर्गेनाइजेशंस रहे हैं पास्ट में, ये दुनिया के सबसे कामयाब पाकिस्तानी थे। ज़ाहिरी बात है जब आप उस कामयाबी पे पहुंचते हैं, कई स्ट्रेटेजिक एसेट्स होते हैं उसकी बेचने सेलिंग में, कई मुल्क इंटरफेयर करते हैं और उसको फिर इंट्रीग करते हैं और उसके मुताबिक आपको हैंडल करते हैं, जो उनके साथ भी हुआ। तो उसके बावजूद भी जब आपको पता है कि आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेन बंदा है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने उनकी विटनेस स्टेटमेंट या कोई स्टेटमेंट उनकी ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं ली हुई? क्यों वो इधर उधर भग रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लेकिन जो मेन बंदा है उसके पास दे रिफ्यूज टू गो? क्यों? ठीक है। अच्छा, अगर ये फैसला आपके खिलाफ आता है, पीटीआई के खिलाफ आता है, तो फिर आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होगी? आप लोगों का अगली हिकमत अमली क्या होगी? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि कानून वाज़े है। मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा उन डोनर्स की जिनने डोनेट किया है। मैं आपके शो पे, आपके स्टूडियो पे बैठूंगा, आप हर एक डोनर को लाइव फ़ोन करके पूछ लें कि उनने कहाँ पैसा दिया था और क्या उनको पता था वो क्या दे रहे हैं। फ्रॉड तो यही हो सकता है ना कि पैसा कहीं और दिया, इस्तेमाल कहीं और हुआ हो। आप उन सब से एक एक पूछें कि जिनने आरिफ नकवी साहब को दिया और जिनने डायरेक्टली पीटीआई के अकाउंट्स में दिए या शौकत खानम के अकाउंट्स में दिए, आप उनसे इंडिविजुअली पूछ लें। तो ये जो बैक डोर केसेस बने हुए होते हैं और डिसीजंस विद होल्ड किए हुए होते हैं कि हम बताएंगे, जैसे कि तलवार ऊपर लटकी हुई हो कि ज़्यादा ना बोलो खान साहब वरना हम कुछ और कर देंगे, तो ये अब और नहीं हो सकता। अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। आपने देखा है कि अवाम खड़ी हो चुकी है। हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून की बालादस्ती की, उसी तरीके से हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन यही करेगा। अगर नहीं करेगा तो ज़ाहिर बात है उस पर जो कानूनी तरीका है अपील करने का नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी हम उसको वहाँ जाएंगे।
अच्छा बुखारी साहब, ये जो नवाज शरीफ और जरदारी साहब हैं, इनका अगर वो ये डिसीजन दें तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास एक ही काम रह गया कि वो शेर का निशान लेके फिरे हर जगह। ठीक है, ठीक है, यानी बताएं सबको कि बाइस्ड हैं आपके मुताबिक, गैर जानिबदार नहीं है। हाँ, मतलब है कि इतना बायस अगर होना है तो रह यही गया है ना कि आप नून लीग का पॉलिटिकल निशान लेके फिरे हर जगह। अच्छा जुल्फी बुखारी साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। नाज़रीन, बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद है। वेलकम बैक। जुल्फी बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जुल्फी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। जुल्फी बुखारी साहब, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब का ये जो गठजोड़ है, जिसको मैं प्रोग्राम में गैर फितरी गठजोड़ ही कहती हूँ, गैर फितरी सा ये इत्तेहाद भी जो पूरा बना था पीडीएम, बड़ा ही गैर फितरी था, क्योंकि माजी में एक दूसरे के बारे में ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स दी गई थी कि फिर ये जब इत्तेहाद बना, चलेंगे, मैं कहती हूँ भला वो इमरान खान साहब का कि इमरान खान साहब ने गैर फितरी सा इत्तेहाद भी बनाने पे इन लोगों को मजबूर कर दिया, जो एक दूसरे की शक्लें देखने को पसंद नहीं थे, किसी ने किसी को कहाँ घसीटना था, किसी ने किस जगह की सड़कों पे घसीटना था, लेकिन इत्तेहाद बन गया। अच्छा, ये जो गठजोड़ है गैर फितरी साहब को कितने दिन चलता हुआ नजर आता है? क्योंकि पीडीएम जमातों में इख्तलाफात, तनाज़ात अब तो खुल के सामने आने लगे हैं। पहले पर्दे डाले जाते थे, ऐसा नहीं है, रूमर्स हैं, मुखालिफिन ये बातें उड़ा रहे हैं ये, लेकिन अब तो सब कुछ क्लियर नजर आना शुरू हो गया। तो मुस्तकबिल क्या नजर आता है आपको पीडीएम का? देखिए, मैं समझता हूँ पीडीएम ख़त्म हो चुकी है। मैं वाज़े तौर पे आपके शो पे कह रहा हूँ कि पीडीएम ख़त्म हो चुकी है। ये बस एक कोशिश कर रहे हैं ये गाड़ी किसी तरीके से, लेकिन इसके पहिए उतर गए हैं और शायद उनको खुद भी एहसास ना हो। जो आसिफ अली जरदारी ने पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किया, फिर एक बड़ी, एक नो डाउट एक ग्रास रूट पार्टी थी, उसको बिल्कुल निचोड़ के उनने एक इंटीरियर सिंध की पार्टी में वो भी बड़ी मुश्किल से रह गई है। फिर जो उनने अभी इनने नून लीग के साथ किया है और शहबाज शरीफ को आगे रख के उनको हर बंदे को गंदा करके और फिर अपने आप को एक लेबल देना कि मैं ऐसा बहुत ही बड़ा सियासतदान हूँ, जरदारी आ गया, अब हर चीज़ वो ठीक कर देगा और तोड़ जोड़ का मास्टर है। एक रात वो लाहौर आया, मैंने तो ट्वीट किया था उस दिन कि आया हुआ है देखना ये इस दफ़ा गंदा होगा। उसने हर चीज़ की सिर्फ कि मैं लाहौर आया हुआ हूँ तो आज फैसला ना आए। फैसला उन्हें बोला था, उनने हर डील ये स्ट्राइक की कि मैं लाहौर से निकल जाऊँ, दुबई चला जाऊँ, फिर फैसला आ जाए कि ये गंदे हो जाएं, मेरी इज्जत थोड़ी बहुत रह जाए कि जब मैं था तो नहीं हुआ। तो कहाँ रहा, और भी शर्मिंदगी हुई। तो इन्होंने आई थिंक अभी जो एटलीस्ट जो थोड़े से हर पार्टी में कई अच्छे लोग भी होते हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो अक्लमंद लोग हैं, उनको अंदाज़ा हो गया कि आसिफ अली जरदारी ने क्या हैंड किया है शहबाज शरीफ और उनकी शीन गवर्नमेंट के साथ, तो वो वाजे हो गए। तो अब जैसे मैंने आपको बोला कि ये पहिए उतर गए हैं इस पीडीएम की गाड़ी से और ये बहुत जल्द एक क्रैश लैंडिंग होगी। ठीक है। अच्छा, ये जो स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के 11 जो अरकान कौमी असम्बली उनके इस्तीफ़े मंजूर किए हैं जुल्फी बुखारी साहब, अब ज़रा ये बताते हैं कि जी जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो मज़ीद 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करने का उन्होंने फ़ैसला किया है। मतलब 11 ये 11 का क्या चक्कर है, ये क्या साइंस है, क्या मंतक है? मतलब या तो सारे मंजूर किए जाएँ। अभी पीटीआई ने इस्तीफ़ों की जो मरहलावार मंजूरी है उसको चैलेंज भी कर दी है। तो कानूनी और आइनी तौर पर ये जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, इसके इस इक़दाम पर तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है? देखिए, आज हमने कोर्ट में इस पे फाइल भी किया है इसके अगेंस्ट के ये गैर कानूनी है। इनके पास कोई कानूनी हैसियत नहीं थी ये करने के लिए। तो ये तो बिल्कुल इलीगल इनने किया है। स्पीकर साहब ने उसी वक्त उनको मंजूर की हुई, जो एक चीज़ मंजूर हो चुकी है तो एक और स्पीकर आके फिर से मंजूर अपने टाइम पे करना तो एक नामुमकिन सी बात है, क्योंकि उस वक्त वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मंजूर हो चुकी है, टेलीवाइज्ड हो चुकी है, ऑन रिकॉर्ड है। तो या तो आप वो रिकॉर्ड डिलीट करें लोगों के जहनों से, लीगली हर चीज़ हो चुकी है। तो ये ना करना, उसको कहना कि वो सही नहीं था और ख़ुद कोशिश करना फिर से मंजूर करना, वो भी 11 सिर्फ, मतलब है कि ये खाली गेमें खेल रहे हैं, एक और दिन अपनी गाड़ी चलाने का। कोई इसमें अक्लमंदी नहीं है, कोई इसमें विजडम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इनकी हालत ऐसे हो गई है कि हर रोज़ कोई ना कोई पीएम साहब बैठे हुए होंगे अपने दफ्तर में, हर रोज़ कोई ना कोई आइंस्टाइन जाके कोई नया
मशवरा दे देता होगा कि आज हम ये कर देते हैं तो 2 दिन और ये ड्रैग हो जाएगा, 3 दिन और ये ड्रैग हो जाएगा, और वो हाँ हाँ करते जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स करते जा रहे हैं, लोगों को अपॉइंट करते जा रहे हैं, नहीं समझ आ रही किसको क्या करें। तो ये होता है जब आप पीएम होते हैं और आपको कोई समझ नहीं होती कि क्या करना है, तो आप एक ककून में, कोने में चले जाते हैं, और हर एक बंदा, मशवरे तो मुफ्त होते हैं, तो हर एक बंदा आके कह देता है कि पीएम साहब मैं ये कर सकता हूँ और ये हो जाएगा, 3 दिन और ये लग जाएंगे, उनको बड़े अफरा तफरी पड़ जाएगी। मशवरे मुफ्त होते हैं वाकई। सिर्फ ये हो रहा है, अगर कोई चीज़ मुफ्त है तो मशवरा ही है। मुल्क का मजाक बनाया जा रहा है, और बिल्कुल इस पूरी चीज़ में किसी के पास कोई चीज़ खोने के लिए नहीं है सिवाय अवाम पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान को जो मईशी इकोनॉमिक डैमेज जो हो रहा है, सिवाय इसके सही कोई किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। उस तरीके से सबको पता है कि ये क्या गेमें खेल रही हैं, कोई इससे कोई इम्प्रेस नहीं हो रहा। लेकिन मसला सिर्फ खान साहब का एक ही है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग और उसकी मैशत और मुल्क सलामत रहे, और जिस तरीके से, जिस स्पीड से, मैं ये कहना चाहता हूँ, हर रोज़ 2-3 रुपया गिरता जा रहा है, जिस स्पीड से ये जा रहे हैं, मैं नहीं समझता कि शायद इन्होंने कोई रिकॉर्ड कायम किया हो इसमें। ठीक है। अच्छा जुल्फी साहब, इमरान खान साहब ने जो पार्टी अरकान को इलेक्शन की तैयारी का टास्क दिया है, और ये जी आइंदा 6 से 8 हफ्तों में आम इंतखाबात का बिगुल बच सकता है, तो क्या हुकूमत वाकई इस पोजीशन पर आ चुकी है कि अब सिवाय हुकूमत छोड़ने के इनके पास कोई और रास्ता नहीं होगा? मैं समझता हूँ ये, अगर ये भी समझे इनके पास कोई रास्ता है, उनको बहुत जल्द समझ आ जाएगा कि कोई रास्ता नहीं है। तो मैं समझता हूँ 6 हफ्ते भी बहुत ज़्यादा है। आई थिंक खान साहब का जो पहला आइडिया था 30 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि इनके पास चॉइस कोई नहीं होगी। देखें, हमें कोई ऐसी हुकूमत में, हमारे पास आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, KP, पंजाब, फिर भी हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम बोलें कि जी 3, 4, 6, 8 महीने हम और चलाएं। 30 दिन हमें गवर्नेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये इनका सारा गंद है, यही संभालेंगे। हम अभी इनको सिर्फ कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एक दफ़ा ज़िंदगी में पहले सोचें, जनरल इलेक्शंस कराएं कि दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी तो लोगों को यकीन आना शुरू हो जाएगा कि जिनसे वो बात कर रहे हैं वो 6 दिन से ज़्यादा वहाँ होंगे, तो तब आपके पास सारे डिपार्टमेंट्स, इदारे, बैंक्स, मुल्कों के साथ एक बड़ा मैच्योर कॉन्वर्सेशन आप कर सकेंगे। उससे पहले आप बड़े इमेच्योर लग रहे हैं ऐसी अनस्टेबल गवर्नमेंट में। जी बहुत शुक्रिया जुल्फी बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।